कर रहा हूँ। थैंक यू याद दिलाने के लिए। अभी रिकॉर्डिंग ऑन हुई है, इससे पहले वाले में रिकॉर्डिंग ऑन नहीं हुई है। मैं इसलिए वाली लाइन एक बार वापस बता देता हूँ कि जो टॉर्क वेक्टर है वो बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम होता है। टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा वहाँ से डिराइव होता है, ठीक है। सो टाउ इज इक्वल टू डी एल डी टी सही काम करेगा, लेकिन उसकी भी कंडीशन है कि टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम आप सेम एक्सिस के अबाउट लीजिए। अगर आप अलग अलग एक्सिस के अबाउट, एक एक्सिस का टॉर्क निकालते हो, दूसरे एक्सिस का एंगुलर मोमेंटम निकालते हो, फिर बोलते हो रिलेशन नहीं दोनों के बीच में, तो क्यों होगा रिलेशन, है ना। और एंगुलर मोमेंटम कैसे लिखा था हमने, एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। तो इसलिए आप यहाँ पर ये चीज़ अप्लाई करने के बाद ही आगे बढ़ पाओगे कि डी एल डी टी इज इक्वल टू डी डी टी ऑफ एल वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस डी डी टी ऑफ एल वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। ओके बेटा। यस। अगला है टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास। टाउ सीम का मतलब क्या है, दिस इज बेसिकली टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास। अगर हम लोग जो हमने जिस एक्सिस का हम सेंटर ऑफ टॉर्क लिख रहे थे, वो एक्सिस अगर हम सेंटर ऑफ मास से सिलेक्ट कर लें तो अच्छी चीज क्या होगी, जैसे ही हमने अबाउट सेंटर ऑफ मास लिखा, इसका मतलब कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना हो गया, जीरो इस एक्सिस के अबाउट, यस सर। है ना। तो ये वाला पार्ट हो गया जीरो। सो दिस इज सिंपली डी डी टी ऑफ एल वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। यस सर। यस सर। अब अगर आप सेंटर ऑफ मास के रेफरेंस में जा चुके हो तो मोशन तो एक ही वजह से रोटेशन। हम्म। यस सर। So dt of L vector with respect to center of mass, that is equal to dt of ICM omega, that is equal to ICM अल्फा। कोई दिक्कत। तो टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा सेंटर ऑफ मास के रेफरेंस में काम करते आता है, इसलिए हमारा सेंटर ऑफ मास के थ्रू पास होने वाली एक्सिस हमारी एक हमेशा ही एक अच्छी चॉइस होने वाली है कि नहीं है। यस सर। समझ में आया क्यों बार बार बोल रहा था सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस हमारी बहुत अच्छी चॉइस होने वाली है हमेशा आगे चल के, क्योंकि टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा काम करेगा। किसी और एक्सिस को लगाओगे तो ये पूरा झमेला झेलना पड़ेगा। हालांकि कई बार ये ज़्यादा आसान पड़ता है इससे, ये भी बताया तो कई बार ये पूरा लिखना ये लिखने के मुकाबले ज़्यादा आसान पड़ता है, ठीक है। यस सर। आगे बढ़े। यस सर। सर हाँ बेटा। सर इस केस में आप बोले ना कि एल इक्वल टू आई ओमेगा काम नहीं करेगा, बट सर काइनेटिक एनर्जी में तो आप बोले थे कि हाफ आई सी एम ओमेगा स्क्वायर काम करेगा, तो हाँ, काइनेटिक एनर्जी में कहाँ बोला मैंने, काइनेटिक एनर्जी मैंने काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन प्लस ये लिखा ना मैंने। यस सर। तो कहाँ काम कर रहा है, ये ऐड करना पड़ा तब ना काम किया। ओके सर। यहाँ पे भी टाउ इक्वल टू आई अल्फा यहाँ पे लग जाएगा, यहाँ नहीं लग रहा, ओके सर। ठीक है। चलो आगे बढ़े। क्वेश्चन है, a sphere of radius r and mass m is rolling without slipping on a rigid surface with velocity v। ठीक है, एक स्फेयर है। स्फेयर का मतलब कौन सा स्फेयर हुआ, सॉलिड या हॉलो। सॉलिड। सॉलिड। ऑफ रेडियस r and mass m is rolling without slipping on a rigid surface with velocity v। रोलिंग है विदाउट स्लिपिंग है, एक रिजिड सरफेस पे रोल कर रहा है वेलोसिटी v से। फाइंड इट्स ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी, रोटेशन काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये सब कुछ आप सॉल्व करके निकालिए। हम्म।
कॉपी हुआ? सॉरी, हाँ यस सर। सॉल्व हुआ? सर कर लो। करो जल्दी जल्दी। यस सर यही है। है सबका आंसर? यस सर। ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी बहुत आसान था, हाफ एम वी स्क्वायर सिंपल। रोटेशन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? हाफ आई सी एम ओमेगा स्क्वायर लिखना पड़ेगा। आई सी एम कैसे निकलेगा? क्योंकि ये आपके पास स्फीयर दे रखा है,
स्फीयर का मतलब सॉलिड स्फीयर, उसका हमें याद है 2/5 mr² होता है, ठीक है। सो वी गॉट दिस फॉर्म, दिस आंसर फॉर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑब्वियसली हम लोगों ने दोनों को ऐड कर दिया, हमें मिल गया 7/10 mv²। और एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट निकालना था, तो क्या किया हम लोगों ने, हमने निकाला एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास एम आर इंटू एम वी आर प्लस angular momentum with respect to center of mass, that is half I, sorry, that is simply I omega, so that is 2/5 mr² times omega। हम लोगों ने ओमेगा और आर को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे भी एक वी बना लिया, दोनों एम वी आर के टर्म्स में आ गए, ऐड किया तो क्या आया 7/5 mvr। ओके यस सर। यस सर। ठीक। इस डिस्क का एक्सेलेरेशन निकालना है, समझ में आ रहा है ना, ये ऑलरेडी किया हुआ है ना। सर यो यो फिर से ट्राई करेंगे। और अब आपको सारी इक्वेशन समझ में आएगी। वहाँ पे मैंने बोला था ना कि थोड़ा सा एक चीज़ नहीं पढ़ाई, फिर भी मैंने क्वेश्चन डाल दिया। अब आपको थोड़ा सा बेटर समझ में आएगा उस वक्त जो पढ़ाया था उसके मुकाबले, ठीक है। क्या हुआ? देखो, डिस्क है, मास m मान लेते हैं, रेडियस r मान लेते हैं। इसके सेंटर ऑफ मास पे mg फोर्स लग रहा है ऐसे, ऊपर फोर्स लग रहा है टेंशन ऐसे, है ना। सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में मैं a मान ले रहा हूँ, और इसका एंगुलर एक्सेलरेशन में इस तरीके से अल्फा मान ले रहा हूँ, ठीक है। मैं क्या बोलूँगा, y डायरेक्शन में अगर मैं फोर्स की इक्वेशन लिखता हूँ तो आई कैन से mg माइनस टी इज इक्वल टू m a, क्योंकि ये a किसका एक्सेलरेशन है, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन है, राइट। उसके बाद मैं अगर टॉर्क की इक्वेशन लिखता हूं तो ध्यान दीजिएगा, मैं टॉर्क की इक्वेशन इस एक्सिस के अबाउट नहीं लिखूंगा। अगर मैं इस एक्सिस के अबाउट लिखूंगा तो मेरी टॉर्क की इक्वेशन मुझे बहुत भारी पड़ेगी। मैं इस एक्सिस के अबाउट टॉर्क लिखना बहुत आसान है, r इंटू एम जी। बट उस टॉर्क को आप इक्वल किसके करोगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस एक्सिस, वो भारी पड़ जाएगा। इस एक्सिस के अबाउट अगर आप रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम लिखने जाओगे तो आपको पहले तो लिखना पड़ेगा एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। इसीलिए हमारी एक ऑब्वियस सी चॉइस क्या थी, हमेशा क्या रही, बताया था ना मैंने, कि हम टॉर्क की इक्वेशन अक्सर सेंटर ऑफ मास के अबाउट लिखेंगे। तो इस एक्सिस के अबाउट अगर मैं सेंटर ऑफ टॉर्क की इक्वेशन लिखता हूँ तो मैं क्या लिखूंगा, एम जी का टॉर्क तो जीरो हो गया, टेंशन का टॉर्क कितना है, r इंटू टी, यस सर। दैट हैज़ टू बी इक्वल टू इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट इज, क्योंकि डिस्क है इसलिए mr² 2 टाइम्स अल्फा, राइट। तो
आर ने एक आर मार दिया, मुझे क्या बचा, मिला टी इज इक्वल टू एम टाइम्स आर अल्फा बाय 2। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। एक वाई डायरेक्शन में फोर्स की इक्वेशन बन गई, एक टॉर्क की इक्वेशन बन गई। ओके, लेकिन अगर हम वेरिएबल देखेंगे तो टी, अल्फा और ए 3 वेरिएबल्स हैं, इक्वेशन 2 बनी है, मतलब हमें एक और इक्वेशन चाहिए होगी। वो इक्वेशन कहाँ से आएगी, वो आएगी कंस्ट्रेंट से। बेसिकली इस एक्सेलरेशन ए और अल्फा के बीच में कुछ रिलेशन होगा। ठीक है, बात ये है, अगर ये अल्फा से घूमेगा तो अल्फा आर स्ट्रिंग जो है उसको खाली छोड़ेगा, तो नीचे जा सकता है सिर्फ अल्फा आर एक्सेलरेशन से ही, और नीचे जा कितने एक्सेलरेशन से रहा है, ए एक्सेलरेशन से। इसलिए कंस्ट्रेंट की इक्वेशन क्या बनेगी यहाँ पे, कंस्ट्रेंट की इक्वेशन बनी है ए इज इक्वल टू अल्फा आर, राइट। सो दिस इज इक्वेशन 3। अब अगर मैं अल्फा आर की वैल्यू यहाँ से यहाँ सब्सटीट्यूट कर दूँ तो मुझे क्या मिलेगा, ये हो गया एम ए बाय 2, यहाँ माइनस टी, यहाँ प्लस टी है, मैंने 1 प्लस 2 ऐड किया, टेंशन कैंसिल हो गया, आर अल्फा के लिए सब्सटीट्यूट करी तो मुझे क्या मिला, एम जी इज इक्वल टू एम ए प्लस एम ए बाय 2, विच मीन्स ए इज इक्वल टू 2g/3 आंसर। ठीक है, और जब बोला गया एक्सेलेरेशन ऑफ डिस्क, आप बोल सकते हो सर अलग अलग पॉइंट अलग अलग एक्सेलेरेशन से मूव करेंगे तो किसका एक्सेलेरेशन, तो इस तरीके की अगर लैंग्वेज बोली जाए तो इसका मतलब अंडरस्टूड है कि वी नीड टू फाइंड द एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास। ओके बेटा, कॉपी कर लो। आगे बढ़े। यस सर। इसको सॉल्व करेंगे आप लोग खुद से। ओके सर।
इतनी लेट बेटा? तो मैसेज देख नहीं देखा। हुआ? नो सर। कॉल करो जल्दी जल्दी। देखो भैया, क्वेश्चन तो पिछला वाला ही है अगर आप ध्यान दोगे तो। अम, ऐसे रोल करके चला गया ना, इसका एक्सेशन तो निकालना पड़ेगा ना भैया अपन को। तो क्या है यहाँ पर? फोर्स क्या लग रहा है इसके ऊपर? सर एक तो लग रहा होगा mg साइन थीटा, एक लग रहा होगा mg कॉस थीटा, और एक पीछे की तरफ फ्रिक्शन, यही ना होगा? और एक नॉर्मल फोर्स। ये नॉर्मल फोर्स mg कॉस थीटा को बैलेंस कर देगा क्योंकि नॉर्मल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चन में क्या फर्क है? टेंशन mg और यहां पर फ्रिक्शन mg साइन थीटा, हाँ या ना? बोलो। यस। और तो कोई फर्क ही नहीं है। चलो फिर देखते हैं।
मैंने डाउनवर्ड डायरेक्शन को एक्स एक्सिस ले लिया, नॉर्मल डायरेक्शन को वाई एक्सिस ले लिया। तो इक्वेशन क्या लिख सकता हूँ मैं एक्स डायरेक्शन में? वाई डायरेक्शन में इक्वेशन लिखी, उससे नॉर्मल इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा आ गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। एक्स डायरेक्शन की इक्वेशन क्या लिखूंगा? एम जी साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू एम ए। ठीक है। यस बोला है क्वेश्चन में कि कोई स्लिपिंग नहीं है, चलो उसके बारे में बात करेंगे। टॉर्क की इक्वेशन लिखता हूँ पहले। टॉर्क की इक्वेशन सेंटर ऑफ मास का और लिखता हूँ क्योंकि वही आसान पड़ेगी। आर इंटू एफ फ्रिक्शन का टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। आपको ये नहीं दिया कौन सा शेप है, सिर्फ रोलर दे रखा है, इसलिए इसको आई लिख रहने देंगे, कुछ कर नहीं सकते इसका। ठीक है। विच मीन्स फ्रिक्शन इज इक्वल टू आई टाइम्स अल्फा बाय आर। मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि यहाँ माइनस फ्रिक्शन या प्लस फ्रिक्शन दोनों को ऐड करूंगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैंने फ्रिक्शन का जो कोएफिशिएंट था आर उससे डिवाइड कर दी इक्वेशन को। तीसरी क्वेश्चन लिखूंगा मैं किसकी? कंस्ट्रेंट की, क्योंकि कोई स्लिपिंग नहीं है, नो स्लिपिंग, इसलिए इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? ए इज इक्वल टू आर अल्फा। राइट, कोई दिक्कत? सो अगर मैं अल्फा की वैल्यू यहां से सब्स्टिट्यूट कर दूं, उसका 1 और 2 को ऐड कर दूं, तो मुझे क्या मिलेगा? फ्रिक्शन कैंसिल हो गया, एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू एम प्लस अल्फा की जगह क्या है? ए बाय आर, तो ये हो गया ए बाय आर स्क्वायर, तो एम प्लस आई बाय आर स्क्वायर टाइम्स ए। ठीक है। विच मीन्स मेरा आंसर क्या आ गया? एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस आई बाय एम आर स्क्वायर। आया ना? आया कि नहीं आया? क्या आंसर आया मेरे पास? एक्सेलरेशन ए इक्वल्स टू जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस आई बाय एम आर स्क्वायर। राइट। अगर ये डिस्क हुआ तो आई की वैल्यू डाल देंगे एम आर स्क्वायर बाय 2, ये हो जाएगा 1 प्लस हाफ, तो हो जाएगा 2/3 जी साइन थीटा। पिछले क्वेश्चन में यहाँ पर जो जी साइन थीटा एम जी साइन थीटा उसकी जगह एम जी था, इसलिए पिछले क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा? 2/3 एम जी, सॉरी 2/3 एम जी नहीं, 2/3 जी। राइट, यहाँ कितना आएगा? 2/3 जी साइन थीटा, अगर इसकी जगह डिस्क हो जाएगा तो। राइट। यस हम्म। यस 2/3 जी साइन थीटा, इसलिए क्योंकि यहाँ पे ट्रांसलेशन के अलॉन्ग एम जी साइन थीटा लग रहा है ना बेटा, बाकी दोनों सिचुएशन सेम टू सेम है, ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। दोनों क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं, सिर्फ दिखाने का फर्क है। ठीक है। इसका जो सेकंड पार्ट है, इसका जो सेकंड पार्ट है वो जरूरी है, मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन टू अवॉइड स्लिपिंग। ये सॉल्व करेंगे आप लोग। नहीं हुआ? इतनी देर में हो जाना चाहिए था। सर वो बस साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा इक्वल्स ये लगा के देखो बात समझो, एक्सेलरेशन इतना है ना, मैं काम करता हूँ इक्वेशन नंबर 2 में अल्फा की जगह ए बाय आर तो डाल ही रखा है, वहाँ पे मैं ए की वैल्यू डाल दूंगा तो फ्रिक्शन निकल जाएगा।
या फिर मैं एक ही यहाँ डाल दूंगा तब भी फ्रिक्शन निकल जाएगा, दोनों बात एक ही, दोनों से सेम आंसर आएगा। yes sir, ठीक है। वही वही। सो क्या मिलेगा मुझे? मुझे मिलेगा कि फ्रिक्शन इज इक्वल टू आई अल्फा था ना, सॉरी आर एफ, आर इंटू फ्रिक्शन इक्वल आई अल्फा, सो आई इंटू ए बाय आर स्क्वायर था, दैट इज इक्वल टू आई बाय आर स्क्वायर टाइम्स एक्सेलरेशन कितना था, जी साइन थीटा अपॉन कितना था, 1 प्लस। 1 + I/m। अगर आप देखेंगे ना ये आई बाय एम आर स्क्वायर बड़ी काम का नंबर है आपका, जो आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया में याद रखते हो ना, डिस्क का हाफ, हॉलो हेमिस्फीयर, हॉलो स्फीयर का 2/3, सॉलिड स्फीयर का 2/5, ये जो पहले आता है ना एम आर स्क्वायर के पहले वाला जो कोएफिशिएंट रहता है, वही तो है ये आई बाय एम आर स्क्वायर, यस और नो? yes ठीक है। यस सर। तो ये बहुत काम की चीज़ है जो भी है, आई बाय आर स्क्वायर इंटू जी साइन थीटा अपॉन 1 + आई बाय एम आर स्क्वायर, ये फ्रिक्शन है। तो बेसिकली इसका आर स्क्वायर बाय आई करके डिनोमीटर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, दैट इज इक्वल टू जी साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर बाय आई प्लस 1/m, जो भी है फ्रिक्शन यही आया। नहीं ये नहीं चाहिए मेरे को, इस तरीके से नहीं चाहिए था, पिछला वाला ही ठीक था। मैं काम करता हूँ, इसको ऊपर नीचे m से मल्टीप्लाई करता हूँ, दैट इज इक्वल टू आई बाय आर स्क्वायर टाइम्स एम जी साइन थीटा अपॉन m प्लस आई बाय आर स्क्वायर, राइट। या आर स्क्वायर नीचे ले जाता हूँ, तो आई टाइम्स एम जी साइन थीटा अपॉन आई प्लस एम आर स्क्वायर, ये आपका फ्रिक्शन है। नाउ फ्रिक्शन हैज टू बी लेस देन इक्वल टू म्यू इनटू नॉर्मल, दैट yes मीन्स sir। आई टाइम्स एम जी साइन थीटा अपॉन आई प्लस एम आर स्क्वायर हैज टू बी लेस देन इक्वल टू म्यू इनटू नॉर्मल, कितना था, एम जी कॉस थीटा। सो एम जी मर गया, क्या बचा, म्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू आई tan थीटा अपॉन आई प्लस एम आर स्क्वायर, या फिर म्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू tan थीटा अपॉन 1 + एम आर स्क्वायर बाय आई। ठीक है, इससे बड़ा yes होगा तब आपका विदाउट फ्रिक्शन स्लाइडिंग पॉसिबल है, अदरवाइज स्लाइडिंग पॉसिबल नहीं विदाउट फ्रिक्शन। सॉरी स्लाइडिंग बोल रहा हूँ, रोलिंग पॉसिबल नहीं विदाउट विदाउट स्लाइडिंग। रोलिंग विदाउट स्लिपिंग पॉसिबल होने के लिए म्यू को, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को इससे बड़ा होना पड़ेगा। ठीक है, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग के लिए, अदरवाइज स्लिपिंग हो जाएगी, प्योर रोलिंग नहीं होगी। आगे बढ़े। sir, 1 minute। यस सर, ओके। हो गया, आगे बढ़ते हैं। ये आप सॉल्व करेंगे फिर से। रेस लगाइए हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, रिंग, डिस्क, सबके बीच में बताना है कि कौन रेस जीतेगा कौन हारेगा, सही ऑर्डर में अरेंज करना है।
हुआ? कौन जीतेगा? देखो, मैं आप लोगों को तो दोबारा सॉल्व करना था, पर मैं ऑलरेडी आपको सॉल्व करके दिखा चुका हूँ क्वेश्चन पिछले पेज पे। मैंने आपको क्या सिखाया था? एक्सेलेरेशन कितना आया था? सर जी साइन थीटा बाय 1 + I/। 1 + I/mr²। ये तो किसी भी रोलिंग ऑब्जेक्ट के लिए ट्रू था ना, यस। किसी भी रोलर के लिए ट्रू था। तो क्या हुआ यहाँ पे बताइए? हम्म, बस सबकी जगह वैल्यू डालते या नहीं? आई की वैल्यू सबके लिए डालते जाएंगे, और क्या। एक्सेलरेशन ऑफ स्फीयर कितना हो जाएगा? हम्म, जी साइन थीटा अपॉन 1 + I/mr²। स्फीयर के लिए 2/5। यस सर। एक्सेलरेशन ऑफ हॉलो स्फीयर मतलब शेल कितना हो जाएगा? जी साइन थीटा अपॉन 1 + 2/3। एक्सेलरेशन ऑफ रिंग कितना हो जाएगा? जी साइन थीटा अपॉन 1 + 1, राइट। यस सर, 1 + 1। एंड एक्सेलरेशन ऑफ डिस्क कितना हो जाएगा? जी साइन थीटा +1/1 + 2। 1 + 1/2। 1 + 1/2। तो डिनोमिनेटर जिसका बड़ा होगा उसका एक्सेलरेशन कम होगा। सबसे बड़ा रिंग है, तो एक्सेलरेशन ऑफ रिंग इज लेस देन। इसके बाद किसका नंबर है? ये 0.4 है, ये 0.66 है, ये 0.5 है, यही है ना? ये सबसे छोटा है, यस सॉरी। सर। सबसे बड़ा तो यही ना। यस सर। स्टेशन शेल, शेल पीछे हो जाएगा। उससे बड़ा कौन है? डिस्क। और सबसे बड़ा किसका एक्सेलरेशन आ रहा है? स्फेयर का आ रहा है। स्फेयर। तो जीतेगा कौन? सर स्फेयर। टाइम कौन ज्यादा लेगा? सर रिंग। समझ में आया? यस। यस सर। तो ये सिंपल सा एक्सपेरिमेंट हम लोग क्लास में करके देख सकते हैं, हालांकि इसमें क्या ही सीखोगे, बट समझ में आ रहा है ना कॉन्सेप्ट? हम्म, यस चलो आगे बढ़े फिर। सर, बस 1 मिनट रुक जाइए। यस सर। हो गया? यस सर। यस सर, हो गया। हम्म, अब हमारे इस चैप्टर का शायद सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक आया है, दैट इज कि हमें अलग अलग केसेस दिए जाएंगे। हमें बताना है कि उस केस में बॉटम मोस्ट पॉइंट पे फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, तो शुरुआत करते। फर्स्ट केस आपके सामने है, बताइए फ्रिक्शन कहाँ लगेगा यहाँ पे, किस डायरेक्शन में लगेगा बॉटम मोस्ट पॉइंट पे? सर आगे। सर लेफ्ट में। नो फ्रिक्शन, कॉपी करिए। राइट, यस सर। यस सर, यहाँ पे नहीं। समझ में आया? यस सर। यस। चलो आगे बढ़े, कॉपी करो फटाफट पहले, बहुत सारे केसेस हैं।
यस सर डन। यस सर हो गया। डन हो गया। सेकंड यहाँ पे क्या कुछ नहीं होगा, बस चुपचाप ही लुढ़कता चला जाएगा क्योंकि फ्रिक्शन तो है ही नहीं, है ना। ये वाला बताइए, इसमें क्या होगा? सर राइट की तरफ। रीजन के साथ बताइए। सर क्योंकि जो फोर्स लग रहा है वो पीछे की तरफ। सर लेफ्ट में फ्रिक्शन लगेगा। लेफ्ट में लगेगा। सर हम लोग देखेंगे कि लास्ट पॉइंट पे वो इसका वेलोसिटी टोटली v इक्वल्स ओमेगा एकदम नीचे होगा उस पॉइंट पे। अच्छा मुझे बताइए, फिलहाल बॉटम मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी किधर है? राइट में। यहाँ देखिए क्या लिखा है। तो वेलोसिटी ऑफ बॉटम मोस्ट पॉइंट कितना है? 0 है कि नहीं है? यस। मतलब जो पॉइंट इस सरफेस के साथ कांटेक्ट में उसके पास कोई वेलोसिटी नहीं है, राइट। मोशन नहीं है, टेंडेंसी ऑफ मोशन है कि नहीं है? देखो सर, कहीं कोई फोर्स नहीं लग रहा, लग रहा है क्या? नो सर। कहीं कोई फोर्स नहीं लग रहा, कोई इसको स्टेट ऑफ मोशन चेंज करने के लिए नहीं कह रहा अभी फिलहाल। तो अगर आप इसे ऐसे ही छोड़ दोगे तो ये ऐसे ही मूव करता रहेगा और बॉटम मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी हमेशा 0 रहेगी, उसका कोई टेंडेंसी ऑफ मोशन भी नहीं रहेगा, राइट। यस सर। इसलिए फ्रिक्शन कितना है? 0। ठीक है, समझ में आई बात। 0 फ्रिक्शन के साथ ये रोल करता हो जाएगा, कोई दिक्कत? नो सर। आगे बढ़े। यस सर बस। अच्छा, कोई यहाँ पे चक्का तो नहीं बना रहा ना, पूरा व्हील तो नहीं बना रहा ना कोई? नो सर। बढ़े आगे। यस सर। एक और चीज समझिए, अगर यहाँ पे फ्रिक्शन आगे लग गया, लेट से फ्रिक्शन आगे लगता है तो वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, है ना। ये फ्रिक्शन की वजह से आगे एक्सेलेरेशन आएगा सेंटर ऑफ मास का, तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी, यस और नो। यस सर। यस सर। और फ्रिक्शन की वजह से टॉर्क अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, है ना। सो ओमेगा डिक्रीज होगा, राइट। अल्फा अपोजिट डायरेक्शन में आएगा ना भाई, सो ओमेगा डिक्रीज होगा। तो वेलोसिटी इंक्रीज हो गई, ओमेगा डिक्रीज हो गया, मतलब क्या हो गया? v इज इक्वल टू ओमेगा आर मिसमैच हो गया ना। गड़बड़ हो गया यहाँ पे कि नहीं हुआ? यस सर। क्या बोल रहे हो? यस सर हो गया। क्योंकि यहाँ पे गड़बड़ हो रही है, तो मतलब बॉटम मोस्ट पॉइंट की जो वेलोसिटी जो फिलहाल रेस्ट पे था वो मूव करने लगेगा, मतलब वहाँ पे स्लाइडिंग होने लग जाएगी, तो फ्रिक्शन एक्ट करने लगेगा उल्टा, राइट। फ्रिक्शन तो स्लाइडिंग को अपोज करेगा ना। यस सर। तो फ्रिक्शन अगर आगे लगेगा तो बॉटम मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी आगे हो जाएगी, क्यों? क्योंकि वेलोसिटी बढ़ जाएगी, ओमेगा घट जाएगा। इसकी वेलोसिटी होती कितनी? v माइनस ओमेगा आर। v बढ़ गया, ओमेगा घट गया, तो बॉटम मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी इंक्रीज हो गई, तो फ्रिक्शन पीछे लगने लगेगा। मतलब आप बोल रहे हो अगर आगे फ्रिक्शन लगेगा तो पीछे फ्रिक्शन लगेगा, कितनी गंदी बात है ना। कॉन्ट्रडिक्शन हो गया ना बोलने में ही। यस। हम्म चलो फिर नेक्स्ट, अब बताइए फ्रिक्शन कितना लगेगा? जल्दी जल्दी बोलिए, फ्रिक्शन कितना लगेगा, आगे कि पीछे? सर सर आगे। आगे लगेगा। यस सर। स्मूथ है भैया, समझ में आई बात? हम्म समझ में आया कि नहीं? यस सर। एक चीज लेकिन समझिए, सरफेस स्मूथ है, फ्रिक्शन 0 लगेगा, ये सब अपनी जगह पर है,
पर बॉटम मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी कैसे होगी? क्योंकि v ओमेगा आर से बड़ा है, तो v बड़ा है, ओमेगा आर छोटा है, तो बॉटम मोस्ट पॉइंट की नेट वेलोसिटी किधर है? आगे है ना? हाँ है ना? बोलिए। यस सर। v बड़ा है, ओमेगा आर छोटा है, तो नेट वेलोसिटी आगे की तरफ है। तो स्लाइडिंग हो रही है, ये फिसलते हुए जा रहा है, रगड़ते हुए जा रहा है, बट क्योंकि सरफेस स्मूथ है इसलिए कोई फ्रिक्शन एक्ट नहीं करेगा, कुछ ऐसे जा रहा है। समझ में आया? यस वेलोसिटी वेलोसिटी ज़्यादा है पर ओमेगा बहुत कम है। समझ में आया कि नहीं? यस नहीं समझ में आया? यस सर। चलो फिर अब बताइए फ्रिक्शन किधर लगेगा? राइट में। अभी पिछला केस सेम टू सेम कराया हमने, v ग्रेटर देन ओमेगा आर। यस सर। यहाँ पे भी v ग्रेटर देन ओमेगा आर है, पर पिछले वाले केस में सरफेस स्मूथ था। v ग्रेटर देन ओमेगा आर है तो मतलब बॉटम मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी आगे की तरफ है, यस सर। मतलब फ्रिक्शन किधर लगेगा? पीछे की तरफ। आगे क्यों लगेगा बेटा? हम्म यस सर, पीछे। स्लाइडिंग हो रही है ना, तो फ्रिक्शन तो अपोजिट डायरेक्शन में ऑटोमेटिकली लग जाएगा। कौन सा फ्रिक्शन लगेगा यहाँ पे? कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? स्टैटिक की काइनेटिक? स्टैटिक फ्रिक्शन। बेटा काइनेटिक लगेगा, स्लाइडिंग हो रही है ना, फिसल रहा है ना, रगड़ रहा है ना, तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? सर काइनेटिक। काइनेटिक लगेगा। ठीक है, फ्रिक्शन भूल गए? नो सर। ये भी ऐसे ही होगा, लेकिन थोड़ी देर बाद देखो, यहाँ देखिए क्या होगा। फ्रिक्शन की वजह से ओमेगा इंक्रीज होगा, देख रहे हो ना, घुमाने, फ्रिक्शन घूमने में हेल्प करेगा कि नहीं करेगा, और वेलोसिटी को डिक्रीज करेगा कि नहीं करेगा, है ना? यस सर। तो देखिएगा वेलोसिटी डिक्रीज होगी और ओमेगा इंक्रीज होगा, और थोड़ी देर बाद फ्रिक्शन जीरो हो जाएगा। समझ में आई बात? एक टाइम ऐसा आएगा जब v इज इक्वल टू ओमेगा आर हो जाए, उसका फ्रिक्शन जीरो। समझ में आया कि नहीं? यस सर। यस ऐसा देखा कभी जीवन में? किसी बॉल को सिर्फ वेलोसिटी देके छोड़ दो तो थोड़ी देर बाद रोल करने लग जाता है ना प्रॉपरली, यस सर। वही हुआ। ठीक है, चलो। v लेस देन ओमेगा आर, इसमें फ्रिक्शन कितना लगेगा? सर फ्रिक्शन जीरो। स्मूथ सरफेस है, फ्रिक्शन इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, लेकिन मोशन कैसा होगा? क्योंकि v ओमेगा आर से बड़ा है इसलिए इसकी v कम है, ओमेगा आर बड़ा है, राइट? यस सर, रोटेशन तो जो ज्यादा नेट है। वेलोसिटी है वो नीचे की, पीछे की तरफ है, बॉटम मोस्ट पॉइंट की, है ना? यस ये तेज घूम रहा है और धीरे चल रहा है, इसलिए पीछे की तरफ रगड़ाएगा ये, कुछ ऐसा, है ना? समझ में यस आया? सर। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। यस सर। सर तेज रोटेशन हो रहा है पर धीरे धीरे। लेकिन क्योंकि सरफेस स्मूथ, अभी फ्रिक्शन जीरो है। ओके, कॉपी कर लो। कॉपी हुआ? यस सर। यस सर। चलो फिर अगला है, इसमें तो ये फ्रिक्शन किधर लगेगा? जाओ ना भाई। हम्म सर अब आगे की तरफ।
क्योंकि अभी भी वी ओमेगा आर से बड़ा है, सॉरी छोटा है, इसलिए इसकी जो वेलोसिटी है वो पीछे की तरफ होगी, इसलिए फ्रिक्शन आगे लगेगा, हाँ या ना। यस सर। और मोशन कुछ इस Yes. तरीके का होगा। फ्रिक्शन क्या करेगा, वेलोसिटी को इंक्रीज करेगा, और ओमेगा को देखिए डिक्रीज कर रहा है कि नहीं कर रहा, क्योंकि फ्रिक्शन का टॉर्क अपोजिट डायरेक्शन में है यस सर। ना। Yes, sir. ओमेगा अंदर की तरफ है और फ्रिक्शन का टॉर्क बाहर की तरफ है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, सेंटर मास के अबाउट, है ना। तो क्या होगा, कुछ इस तरीके का मोशन होगा, वेलोसिटी इंक्रीज होगी और ओमेगा डिक्रीज होगा, देख रहे हो। सर यही नॉर्मल लाइफ में दिखता है। हाँ, ये हम लोग आप लोग घर में करके देख सकते हो। एक मतलब बॉटल का ढक्कन लीजिए, उसको ऐसे करके रोटेट करके आगे की तरफ फेंक दीजिए, देखेंगे टक 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 टक, फिर आएगा पीछे की तरफ, आता है कि नहीं आता। यस सर। वही है। और ये हम लोग कार्टून में भी खूब देखते हैं बचपन से, याद दिलाऊं, इस तरीके की चीज़ है, कार्टून में खूब देखने को मिला है हमें। नहीं देखा आपने टॉम एंड जेरी, देखा कभी। Yes, यस sir. सर। ये देखो टॉम एंड जेरी में क्या होता है ना। Yes, sir. समझ में आ गया। यस सर। चलो फिर यही था, इस पहिए के साथ यही हुआ था ना, देखो। हम्म, वो कार्टून है, उसमें सब कुछ एक्सटेंडेड दिखता है, लेकिन समझ में आया कि नहीं आया वो यस कार्टून। सर। Yes, sir. चलो u इक्वल्स टू ओमेगा नॉट आर एंड अ फोर्स ऑन एक्सल। इनिशियल वेलोसिटी और इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी के बीच में ये रिलेशन है कि प्योर रोलिंग वाला रिलेशन है, बट एक फोर्स भी लग रहा है। अब फ्रिक्शन किधर लगेगा बताइए तो। यहाँ वी और ओमेगा दे रखा है, क्योंकि थोड़ी देर के बाद क्या होगा उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। हुआ। नहीं हुआ। सर वहाँ पे म्यू लिखे हैं, म्यू इक्वल टू ओमेगा नॉट। यू है, यू इनिशियल वेलोसिटी बोला तो मैंने। नहीं हो रहा है, देखो भाई बहुत आसान है। u इज इक्वल टू ओमेगा नॉट आर है एंड अ फोर्स ऑन एक्सल दे रखा है, राइट। बात को समझिए, फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगा। मैं बार बार आपके सामने वो वाले केसेस क्यों रख रहा था जिसमें फ्रिक्शन सरफेस स्मूथ था, क्योंकि मैं आपको ये रियलाइज कराना चाह रहा था कि आप अगर फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगा ये सोचोगे, ये पता लगाना चाहते हो, तो बेस्ट तरीका क्या है, ये इमेजिन करो कि अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, ठीक है। उसके बाद सोचो फ्रिक्शन की जरूरत है या नहीं है ना। हाँ, है ना। समझ में आई बात। यस। तो देखो इनिशियली तो सब कुछ बढ़िया था, सब चंगा था, हो सकता है यू और ओमेगा नॉट दोनों जीरो हो, है ना, वो भी तो इस डेफिनेशन में आ ही जाएगा। बस हमने यहाँ पे एक फोर्स लगा दिया एक्सल के ऊपर, राइट। तो क्या होगा, एक्सल के ऊपर अगर हमने फोर्स लगाया है, सो इसकी अगर फ्रिक्शन नहीं है तो वेलोसिटी इंक्रीज करेगा, बट ओमेगा
विल रिमेन कांस्टेंट, है ना? बोलिए, अगर सरफेस रफ नहीं होता, स्मूथ होता, तो ये नहीं होता। यस सर। तो ये जो इक्विलिब्रियम है, जिसकी वजह से बॉटम मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी जीरो रहती है और कोई फ्रिक्शन नहीं लगता है, वो डिस्टर्ब हो जाता कि नहीं हो जाता इस फोर्स की वजह से, है ना? यस सर। तो बेसिकली इस फोर्स की वजह से बॉटम मोस्ट पॉइंट के पास मोशन तो नहीं है शुरुआत में, बट एक टेंडेंसी ऑफ मोशन है ना? यस सर। तो वो क्या करेगा, वेलोसिटी को इंक्रीज करने से रोकेगा और ओमेगा को इंक्रीज करने की कोशिश करेगा, फ्रिक्शन। इसके लिए फ्रिक्शन को किधर लगना पड़ेगा? पीछे की तरफ। यस और नो? यस सर। क्योंकि v इंक्रीज कर जाएगी तो बॉटम मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? v माइनस ओमेगा आर। राइट साइड में हो गई तो फ्रिक्शन किधर Yes, लगेगा? sir. लेफ्ट साइड में लगेगा, है ना? यस सर। है ना? सो कुछ इस तरीके का मोशन यहाँ देखने को मिलेगा, मतलब फ्रिक्शन पीछे की तरफ देखने को मिलेगा। ये एक्सेलरेट करेगा, और लेकिन प्योर रोलिंग मेंटेन करने के लिए फ्रिक्शन को पीछे एक्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज एंगुलर वेलोसिटी कैसे इंक्रीज होगी? राइट, फोर्स की वजह से वेलोसिटी तो इंक्रीज होगी, पर एंगुलर वेलोसिटी को इंक्रीज करने के लिए फ्रिक्शन तो लगाना पड़ेगा ना, है ना? वी धीरे धीरे बढ़ रहा है। v भी बढ़ रहा है, ओमेगा भी बढ़ेगा, तभी तो स्लाइडिंग नहीं होगी, राइट? यस। है ना? चलो फिर, तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं? अच्छा, प्रैक्टिकल लाइफ में आपको इसका एग्जांपल दिखाऊं, बताऊं? फ्रंट व्हील ऑफ बाइसिकल while पेडलिंग। जब पेडल मारते हो, साइकिल स्टार्ट करते हो, तो इनिशियली तो u और ओमेगा नॉट दोनों जीरो हैं, तो भैया इनिशियली तो ये कंडीशन मेंटेन्ड है। पेडल मारा तो पेडल से कौन सा व्हील कनेक्टेड होता है? पीछे वाला व्हील कनेक्टेड होता है ना? यस। वो यस सर। वो घूमा, साइकिल आगे बढ़ी, आगे वाले पहिए को तो धक्का लगाया ना पीछे वाली साइकिल ने। यस Yes. सर। तो वो यही सिचुएशन बनी कि नहीं बनी? यस सर। बनी ना? आगे बढ़े। यही फोर्स अगर पीछे लग जाए तो क्या होगा? फ्रिक्शन आगे लग जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज होने लगेगी, ओमेगा को डिक्रीज करना है, राइट? है ना? यस। यस सर। सो फोर्स अगर पीछे लग जाएगा तो कौन सा केस बन जाएगा? बाइसिकल का फ्रंट व्हील ही रहेगा, बट वाइल ब्रेकिंग, राइट? यस सर। चलो, ये तो हो गया। आगे, u इज इक्वल टू ओमेगा नॉट आर एंड अ टॉर्क विदाउट अ फोर्स। मतलब टॉर्क लग रहा है एक्सल के अबाउट, बट फोर्स नहीं लग रहा, नेट फोर्स जीरो है। तो ऐसे केस में फ्रिक्शन किधर लगेगा? टॉर्क कैसे लग रहा है, समझ में आ रहा है? ये टॉर्क क्या करेगा? इसकी एंगुलर वेलोसिटी को इंक्रीज करेगा, यस और नो? यस सर। एंगुलर Yes, वेलोसिटी sir. इंक्रीज, ओमेगा इंक्रीजेज, मतलब वी बॉटम पीछे की तरफ हो जाएगा, मतलब कि फ्रिक्शन यस। आगे की तरफ हो जाएगा, राइट? यस सर। आया ना? सो क्या हो Yes, जाएगा sir. टॉर्क की वजह से? कुछ इस तरीके का मोशन होगा, है ना? एंड दिस इज द मोस्ट कॉमन मोशन दैट वी सी। दिस इज द, तो अगर कीचड़ में कोई टायर फंस जाता है तो मतलब ओमेगा नॉट आर ज्यादा बढ़ जाता है, इसलिए आगे फोर्स फ्रिक्शन के कारण गाड़ी आगे चल जाता है। हाँ, रियर व्हील ऑफ बाइसिकल। हाँ, अगर टॉर्क अपोजिट डायरेक्शन में होता तो क्या होता? रियर व्हील ऑफ बाइसिकल वाइल ब्रेकिंग। हमें ये पता है ना कि ब्रेक हमेशा पीछे वाले टायर पे लगाना चाहिए। पीछे यस। कोई आगे वाले टायर पे तो ब्रेक नहीं लगाता साइकिल चलाते वक्त। तो लगाएंगे तो स्टंट पैन। क्या होगा? आप यहाँ बैठे हो साइकिल पे, ट्यूई ट्यूई ट्यूई, है ना? जा रहे हो आप बहुत भारी हो साइकिल के मुकाबले, सारा का सारा वेट यहाँ है, सेंटर ऑफ मास मतलब बेसिकली यहाँ है। आप बहुत तेज जा रहे थे, आपने आगे वाले ब्रेक लगा दिया, तो इस टायर घूमना बंद कर दिया, ठीक है? तो इस पॉइंट के अबाउट आपका एक एंगुलर मोमेंटम होगा, आया ना?
यस सर। अब ये पॉइंट तो आगे मूव करना बंद कर दिया तो क्या होगा? इस एंगुलर मोमेंटम की वजह से आपकी साइकिल इस तरीके से गिरेगी और आप सीधे सर के बल जमीन पे गिरोगे। गिरोगे कि नहीं गिरोगे? यस सर। यस सर सर। फिर तो भुलटा भी हो जाएगा, भुलटा हो जाएगा। ना? और इसी इसी चीज को कुछ लोग कंट्रोल कर लेते हैं तो व्हीली मार देते हैं, है ना? यस सर। व्हीली समझते हो कि नहीं समझते? सर आधा हवा में घूम जाता है। बस इसी से व्हीली मार सकते हैं लोग, इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए। ठीक है, समझ में आया सबको कि नहीं समझ में आया कि ये यस रियर व्हील कैसे है? क्योंकि यस सर। हम जो पेडल मारते हैं तो वो चेन से कनेक्टेड होता है। चेन क्या करता है? बस टायर को घुमाने का ही तो काम करता है। चलती तो फ्रिक्शन से ही साइकिल। हम्म यस सर। इंजन तो खाली घुमाता है ना टायर को, यस सर। है ना? चलो आगे बढ़े। यस सर 3 मिनट बस डायग्राम बना। क्या? अच्छा, यस सर हो गया। हो गया। चलो फिर, देखो इसमें एक चीज छूट गई है। रिजिड बॉडी ऑफ मास m, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी गिवन है, अदरवाइज क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। सर क्वेश्चन लिखने में 2 मिनट लगेंगे। हम्म डायग्राम भी बनाइए और इसको सॉल्व करना आपका काम है। अभी सॉल्व करेंगे, नहीं टाइम के अंदर सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो नेक्स्ट क्लास में मैं सॉल्व कराऊंगा, ठीक है? लेकिन मेरे ख्याल से टाइम में इजीली सॉल्व हो जाएगा काफ़ी। यस। अच्छा एक चीज़ बताओ, ये तो कॉपी कर लेना, थोड़ा रुको। इस पिछले केस में फ्रिक्शन का नेचर क्या होगा? स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक होगा, क्योंकि मतलब हम एटलीस्ट स्टैटिक मान के सॉल्व करेंगे। उसके बाद अगर फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट, अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन ज़्यादा हो जाएगी तो इसका मतलब कि टॉर्क अगर बहुत ज़्यादा लगेगा ना, मान लो टॉर्क इंसेनली हाई लग रहा है, तो फ्रिक्शन इतना सफिशिएंट होगा ही नहीं कि उसको उतना एक्सेलरेशन दे पाए कि दोनों के बीच में v इज इक्वल टू ओमेगा आर वाला रिलेशन मेंटेन रह पाए, राइट? बट अगर उस लिमिट से कम है टॉर्क तो क्या होगा? तो स्टैटिक स्टैटिक लगेगा। फ्रिक्शन रहेगा। सिमिलरली पिछले केस में भी जब फोर्स लग रहा था, फोर्स अगर एक लिमिट से कम है तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, अदरवाइज काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। ओके बेटा, यस। चलो ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको।
अच्छा तो हम लोग बोल नहीं सकते इस पे टॉर्क लग रहा है, हम्म, तो इस पे तब टॉर्क भी लगेगा। बिल्कुल लगेगा, एकदम सही पकड़े हो। अभी तो अब सॉल्यूशन शुरू होगा। सर क्वेश्चन हो गया। नो सर। नहीं हुआ। देखो भाई, खुद से ट्राई करना, मैं एक बार हिंट दे दे रहा हूँ। फ्रिक्शन तो नहीं है, क्वेश्चन की कंडीशन है कि फ्रिक्शन नहीं, तो फ्रिक्शन को हटा दो, ठीक है। उसके बाद इस फोर्स की वजह से एक एक्सेलेरेशन भी आएगा, और इस फोर्स की वजह से टॉर्क लगेगा, टॉर्क की वजह से एंगुलर एक्सेलेरेशन भी आएगा। अगर फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, इसका मतलब कि बिना फ्रिक्शन के ही लगातार रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग चालू है, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग चालू है। मतलब कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू अल्फा आर आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। यस सर। समझ में आई बात? मतलब आप सीधे सीधे बोल सकते हो, मैं तो डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, एफ बाय एम इज इक्वल टू एक्स एफ टॉर्क हो गया बाय आई अल्फा हो गया इंटू आर। एफ कैंसिल हो गया, दैट मीन्स एक्स इज इक्वल टू कितना हुआ, आई बाय नहीं आई बाय आर है। एम आर। खत्म, आंसर। समझ में आया? सर बस। बस, ओके। यस। तो बड़ा ही कुछ दिखने में क्वेश्चन इतना बड़ा है, सॉल्यूशन इतना छोटा है, और हम लोग वी आर वेरी क्लोज टू द एंड ऑफ द चैप्टर, जो कि हम मतलब मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ ना, उसमें उस पोर्शन में से वी आर वेरी क्लोज टू द एंड। बाकी कुछ एक चीज़ें हैं, ऊट पटांग चीज़ें बहुत सारी हैं अभी। इनफैक्ट जो मैंने पढ़ाया है उससे भी बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है। बट द थिंग इज कि एटलीस्ट थ्योरी वाइज वी आर नियरिंग द एंड ऑफ द चैप्टर, ओके।
और उसके बाद आप ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, है ना, दिखने में इतने खतरनाक, डायग्राम भी बना के देंगे और सॉल्व करेंगे तो 3 लाइन में आंसर खत्म, आगे बढ़ो, है ना बेटा। तो चैप्टर में डरने वाली बात कम है, सोचने वाली बात ज़्यादा है, ठीक है। यस तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। सर।